नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विरोध प्रदर्शनों के बीच जलीकट्टू पर अध्यादेश की तैयारी। तमिलनाडु सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंपा मसौदा। पशु क्रूरता कानून में संशोधन का प्रस्ताव। समाजवादी पार्टी ने जारी की 209 उम्मीदवारों की सूची। आजम खान, शिवपाल यादव को मिली जगह। गठबंधन पर कांग्रेस से मंथन जारी। आरएसएस विचारक मनमोहन वैद्य ने की आरक्षण खत्म करने की मांग। कहा सभी को मिले समान अवसर। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी समेत कई दलों का ऐतराज। उर्जित पटेल ने माना नोटबंदी से जीडीपी पर पड़ेगा अल्पकालिक असर। लोकलेखा समिति से कहा काले धन पर आयकर विभाग की नजर। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। नीतियों पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। रूस का अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पहले 3 चरण की 191 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हालांकि खबरें हैं कि इनमें से 88 पर उम्मीदवारों के सिंबल रोक दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी सूची में शिवपाल यादव, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा और नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल का नाम शामिल है। हालांकि इसमें मुलायम के सुझाए कई नाम गायब हैं। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। हालांकि जिन सीटों पर टिकट दिया गया है उनमें कई पर कांग्रेस और आरएलडी के सिटिंग विधायक हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर, आरएलडी में शामिल हुए गुड्डू पंडित, अशफाक खान समेत कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए। हालांकि इस दौरान गठबंधन बचाने की कोशिशें भी जारी रहीं। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। दरअसल गठबंधन में आरएलडी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। आरएलडी 35 से 40 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को गठबंधन में शामिल करने पर राजी नहीं है और कांग्रेस अपने कोटे से आरएलडी को इतनी सीट देना नहीं चाहती। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पल पल राजनीति बदल रही है और दोनों ही दल अपने अपने बयानों के जरिए एक दूसरे को परखने और दबाव में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक किसी ने इस बात को खारिज नहीं किया है कि गठबंधन होगा या नहीं। लखनऊ में कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस गठबंधन के पेज पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जावेद साहब, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ तय हो गया, डिक्लेयर होने वाला है, अचानक एक बार फिर गांठ पड़ जाती है। ये पेज कहाँ फंसा हुआ है? नहीं, गांठ जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस से और मुझे लगता है कि जल्दी ही सम्मानजनक तरीके से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किरण नंदा आज कहते हैं कि 53 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिल सकती हैं अगर गठबंधन होगा तो। उसके बाद नरेश अग्रवाल कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए, बयान तो जो भी देता है वो उसी की तरफ से आता है, लेकिन जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो दोनों पार्टियों की पिछली परफॉर्मेंस क्या रही है ये देखना बहुत जरूरी होता है। विगत विधानसभा के चुनाव में यानी 2012 में कांग्रेस पार्टी को 54 स्थानों पर
समाजवादी पार्टी से अधिक वोट मिले थे। यकीनन वो 54 की 54 सीटों पर यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी का हक बनता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हम ये जानते हैं कि 54 सीटों के अंदर वो अपने सभी लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी तरफ से प्रस्ताव ये था कि वो 54 से बढ़ा करके इसका 1.5 गुना कर लें। जो 85 या 87 के आसपास बैठता है वो जायज भी है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर किरण नंदा जी ने ये बात कह दी। बाकी इस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है। वो जितनी भी सीटें तय कर लेंगे वो सब पूरी समाजवादी पार्टी उसको मानेगी। क्या इस तरह की चर्चाएं हैं कि 100 से ज्यादा सीटों की मांग हो रही है कांग्रेस की ओर से? नहीं, चूंकि मैं उस गठबंधन की जो वार्ता चल रही है ना उसका हिस्सेदार हूं, ना उसकी मुझे मिनट टू मिनट की जानकारी है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी जितनी सीटें दे देंगे उतनी सीटें पूरी पार्टी मान करके मजबूत गठबंधन करके चुनाव में जाएगी। जावेद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ नेताओं के बयान, वो भले ही बड़े नेता नहीं हैं, उनके बयान ये इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने और ख़ास तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक वादा किया और अब उस वादे से पलटती दिख रही है आपकी पार्टी। वादा ये था कि जब चुनाव चिन्ह नहीं मिला था तो आप लोग शायद कह रहे थे कि चलिए 100-125 लड़ लीजिएगा। अब चुनाव चिन्ह साइकिल मिल गई तो आपको लगता है कि रफ्तार मिल गई है, तो आप उन्हें 80 पर ले आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जब बात चली है तब बातें निकल करके आ रही हैं। गठबंधन में जितनी भी तय हो जाएंगी दोनों पक्ष बैठ करके यकीनन बात कर रहे होंगे और वो जो भी तय होगा उसको पूरी पार्टी मानेगी। साइकिल का चुनाव निशान मिलने से कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है आज की तारीख में और समाजवादी पार्टी का व्यापक जनाधार है सभी वर्गों के अंदर। तो समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को अच्छे तरीके से जानती है और हम कांग्रेस की स्थिति को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा लक्ष्य 2017 के साथ ही साथ 2019 के लिए भी हम एक भूमिका बनाना चाहते हैं और उसका आधार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस को लेकर के इस गठबंधन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जावेद भाई, आपकी जो पार्टी की लिस्ट आज जारी हुई है उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस के खाते की हैं, जो उनके नेता दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब बातचीत चल रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से उन जगहों के बारे में भी नाम का घोषणा कर देना, ये तो फिर दोस्ती में कुछ दरार जैसी बात है। मैं समझ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई इस वक्त एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए देर नहीं की जा सकती है। असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं में और अपने समर्थकों के बीच नहीं रखी जा सकती है। आज हमने अपनी एक सूची हमारी पार्टी ने जारी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसका यह मतलब नहीं है बात खत्म हो गई है। हमने तो सूची जारी की है, लेकिन कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे भी दाखिल किए हैं। बिल्कुल, मैं पलट करके ये कह सकता हूं आपके सवाल के जवाब में कि हमारी सूची पर तो इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन उनके लोगों ने जो पर्चे दाखिला किए हैं उन पर क्यों नहीं कोई चर्चा कर रहा है। एक आखिरी सवाल जावेद जी, एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जिन लोगों को लेकर, आपराधिक छवि के लोगों को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अपने पिता से विचार अलग होते गए, वो एक जो लिस्ट मुलायम सिंह जी ने दी उसमें से कई नामों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो फिर जो बीच में ऐसा लगा कि विचारधारा की लड़ाई थी, क्लीन इमेज को लेकर अखिलेश सजग थे, क्या वो महज एक दिखावा था? आज 209 लोगों की सूची जारी हुई है, उसमें कोई भी ऐसा आदमी जो अपराधी साबित हुआ हो या जिसकी छवि अपराधी के रूप में हो, आप शायद चिन्हित नहीं कर पाएंगे। यह हमारे विरोधियों का और मीडिया के एक हिस्से का व्यापक प्रचार हो रहा है कि इस तरीके के लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 403 सीटों पर जब हमारे गठबंधन के या हमारी पार्टी के जब प्रत्याशी घोषित होंगे तो आप उसमें कोई भी अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी इस पूरी बातचीत के लिए और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने आरक्षण पर एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख प्रचारक मनमोहन वैद ने आरक्षण खत्म करने की वकालत की है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वैद ने कहा कि आरक्षण की जगह एक ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है जिसमें सभी को समान मौके हों और शिक्षा मिले। मनमोहन वैद ने कहा कि अगर लंबे समय तक आरक्षण जारी रहा तो ये अलगाववाद की तरफ ले जाएगा। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण के सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने आरएसएस प्रचारक मनमोहन वैद के आरक्षण पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की है। जो लोग जो है जिनका हक उनको मिलना चाहिए, उनके खिलाफ उनकी तमाम जिंदगी जो है एक रही है, इनकी राजनीति का एक तरीका है। बिहार चुनाव के अवसर पर भी श्री मोहन भागवत जी ने आरक्षण को समाप्त करने का बयान दिया था। इसी तरह का बयान अब उत्तर प्रदेश चुनाव के अवसर पर आया है। ये समाज के एक तबके को संगठित करने का बयान है, संविधान विरोधी वक्तव्य है। बार बार इस तरह का बयान आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग या लालू जी हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जल्लीकट्टू का आयोजन कराने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश का मसौदा गृह मंत्रालय को आज भेज दिया है और इसे कानून और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं एआईएडीएम के सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की तो केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं देने के लिए तैयार हो गया है। केंद्र के सहयोग से तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को अध्यादेश का मसौदा मंजूरी के लिए भेजा है। इसमें पशुओं पर क्रूरता रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव बना करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा है। वहां से वो विषय अभी हमारे पास आ रहा है, हम उसके ऊपर पूरा विचार करेंगे। जल्लीकट्टू पर रोक हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को एआईएडीएमके के सांसदों और बीजेपी के तमिलनाडु प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्लीकट्टू को जारी रखने से जुड़े अध्यादेश पर जल्द ही समाधान निकल आएगा। He assured our ordinance, what the Tamil Nadu government brought ordinance, that file can be processed quickly, that can be sent to see that enabling state government bring that ordinance to see that Jallikattu be performed quickly. इस बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जल्लीकट्टू के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को देखा जाए। साथ ही केंद्र और तमिलनाडु सरकार इसके समाधान के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर 1 हफ्ते तक फैसला न सुनाने की केंद्र की अपील को मंजूर कर लिया है। The central government and the state government are talking to each other and they are mulling over several options. They will try and find out a way so that cultural rights can be saved also. The Prevention of Cruelty Act
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्लीकट्टू के मुद्दे पर बैठक की थी। मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के कदम का समर्थन करने का भरोसा दिया था। सरकार ने पिछले साल जल्लीकट्टू को जारी रखने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इससे पहले 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू खेल पर रोक लगा दी थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं। डीएमके नेताओं ने रेल रोकने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लिया गया। और इस बीच मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा कि जल्लीकट्टू आयोजन को लेकर 1-2 दिन में समाधान निकल आएगा। तो तमिलनाडु में कई संगठनों ने आज राज्य बंद रखा। जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में आंदोलन और तेज हो गया है। दक्षिण भारतीय कलाकारों का संगठन नादिगढ़ संगम भी जल्लीकट्टू के समर्थन में सड़कों पर आ गया है। It's a moment where we all have to come united together to support this cause, and all we are asking is for the Supreme Court to show sensitivity in this issue. This is a culture more than 5,000 plus years old. चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर ट्रेन रोकने की कोशिश की। इसके बाद डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन समेत डीएमके के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। डीएमके ने राज्य सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। எந்த ஆண்டிலும் இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, வரக்கூடிய எந்த ஆண்டாக இருந்தாலும் பொங்கல் விழா வருகிற போதெல்லாம் எந்தவித நிலையிலும் தடைபட முடியாத நிலையில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற வேண்டும்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने जल्लीकट्टू के आयोजन को लेकर जल्द फैसले की बात कही है। நாளை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் ஒப்புதல் பெற்று நம்முடைய மாநிலத்துடைய ஆளுநருடைய மூலமாக உரிய சட்ட திருத்தம் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। दिल्ली के जंतर मंतर में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। देश के दूसरे हिस्सों में भी तमिल लोग जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं श्रीलंका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में भी जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की बात कही। विश्वविद्यालयों में आजाद सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। कोलकाता में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल की अशांति का जिक्र किया। शांतिपूर्ण विरोध को दबाने को उन्होंने अलोकतांत्रिक करार दिया। We must make every effort to protect the autonomy of our universities and to foster the right of our students to express ideas that powerful interests may not always agree with. पूर्व प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया। We must ensure that our environmental resources, land, water and air are appropriately managed to make our development truly sustainable. इस मौके पर मनमोहन सिंह ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नई नीति बनाने की भी वकालत की। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश यस खेर की बेंच ने याचिका के समर्थन में कानूनी प्रावधानों और दूसरे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। आज कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे का वो अवलोकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख को 1 फरवरी से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही याचिका में बजट में मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह की योजना, कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान की घोषणा करने से रोकने की अपील की गई है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने लोक समिति को बताया है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कुछ समय के लिए असर रहेगा। समिति के सामने पेश हुए आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बैंकों में जमा हुए काले धन की जांच चल रही है। साथ ही बैंकों और पेमेंट गेटवे कंपनियों से ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने पर भी बातचीत हो रही है। पीएससी 10 फरवरी को आरबीआई के जवाबों पर विचार करेगी।
रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल शुक्रवार को लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने नोटबंदी के फैसले के बारे में समिति के सवालों का जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर ने कांग्रेस सांसद केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि नोटबंदी के चलते मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी और हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की स्थिति करीब करीब सामान्य हो चुकी है और ग्रामीण इलाकों में नकदी की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों में जमा हुए काले धन के सवाल पर उर्जित पटेल ने कहा कि आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की निगरानी कर रही हैं। खबर है कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर असर के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसका जीडीपी पर अल्पकालिक असर पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने समिति को बताया कि बैंकों और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर से लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने की भी बात चल रही है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल बुधवार को वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे और नोटबंदी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इसमें आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल के शुरू से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया था। उर्जित पटेल से नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए थे। समिति पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी थी। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आज हैदराबाद में आरबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी नकदी की किल्लत दूर करने में नाकाम रही है और लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर गरीब और महिलाओं पर पड़ा है। नोटबंदी के नाम पे काला धन पूरा 2000 नोट हर एक के पास आ जाता। गरीब आदमी लाइन में ठहरता, उसको 2000 मिलने को 5-6 घंटे लाइन में ठहरना पड़ता, मगर एक एक के घरों में 2000 के नोट कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को बीसीसीआई में नए प्रशासकों की नियुक्ति करेगा। कोर्ट ने आज बीसीसीआई के पदाधिकारी बनने की 9 साल की समय सीमा से जुड़े नियम को भी साफ किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रेलवे, सेना और यूनिवर्सिटीज की तरफ से पेश होते हुए कोर्ट से फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने जहां मध्य एशिया में शांति स्थापना मुख्य चुनौती होगी, तो वहीं दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर भी उनकी नीतियों पर दुनिया भर की निगाहें हैं। नई पारी की शुरुआत करने डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के नवनिर्माण की होगी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एकजुट रखने का वादा किया। We all got tired of seeing what was happening, and we wanted change, but we wanted real change. And I look so forward to tomorrow. We're going to see something that is going to be so amazing. So many people have poured into Washington, D.C. वॉशिंगटन में ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गईं। बावजूद इसके बड़ी तादाद में ट्रंप का विरोध करने वाले लोग भी सड़कों पर उतरे। It's a dangerous combination, a narcissist and a public official, because it all is about what's in it for me. Me. And when they think like that, that's when they break the law, and that's when he'll go down. ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर दुनिया भर की निगाहें हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत राहुल रिचर्ड वर्मा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं जर्मनी में ट्रंप के कार्यकाल को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इधर रूस ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ रचनात्मक बातचीत पर जोर दिया है। И, конечно, мы обратили внимание на предвыборные заявления Дональда Трампа, в том числе о готовности и решимости к совместной борьбе с ИГИЛ. Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин. इससे पहले व्हाइट हाउस में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा ने ट्रंप को नई चुनौतियों से अवगत कराया। ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाने, दक्षिण चीन सागर मामले के शांतिपूर्ण समाधान और इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापना को लेकर भी सलाह दी। ओबामा ने ईरान के साथ हुए परमाणु करार को जारी रखने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।